हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के 2024 के केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, उसकी आंसर की देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिकुलर फार्मूला C8H8O shows a strong IR peak at 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पर कौन सा ग्रुप जो होता है वो शो होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी असाइन टू दिस कंपाउंड। तो पहला है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो हम जानते हैं कि 1690 पर जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप ऑब्जर्व होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर IR एब्जॉर्प्शन। तो IR एब्जॉर्प्शन के लिए इनकरेक्ट कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CS2 मॉलिक्यूल इज IR एक्टिव। तो हम जानते हैं कि CS2 का जो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो डाइपोल होता है इधर और इधर दोनों की तरफ अट्रैक्शन होता है, जिससे जो नेट डाइपोल होता है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से IR इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, यानी कि ये इनएक्टिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एमाइड एब्जॉर्ब एट हायर फ्रिक्वेंसी देन आइसोलेटेड कार्बोनिल ग्रुप। ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। एंड ये बोल रहा है ऑल वाइब्रेशन मोड्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल आर IR एक्टिव। चूँकि H2O में डाइपोल मूवमेंट होता है, इस वजह से ये IR एक्टिव होता है। तो इसका जो इनकरेक्ट है ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो सबसे हाईएस्ट कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसका होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज़ द हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन IR रेडिएशन। तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन होता है ये अप्रॉक्स 3300 के अप्रॉक्स इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो यही सबसे मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू ए शॉर्टर वेवलेंथ। हम जानते हैं कि जब भी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होता है तो इसको बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक, एंड जब ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है तो होता है बैथोक्रोमिक, और जब इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है तो वो होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और जब इंटेंसिटी में डिक्रीज होता है तो वो होता है हाइपो। तो यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ है इसलिए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्लू शिफ्ट इन UV विजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद इंक्रीजिंग पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इज ए यूजफुल मीन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। तो CH3COO का जो होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स इज शोन एट ग्रेटेस्ट वेव नंबर। तो जो कार्बन 111 कार्बन होगा इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट इसी का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एक्सोक्रोम शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन बैंड टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ C2H5OH नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक्स। तो इस जो ये होगा CH3CH2OH, तो एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, तो इसके लिए 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हमने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है और केमिस्ट्री में भी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड स्ट्रेचिंग इज IR एक्टिव। तो कार्बन हाइड्रोजन इन एथीन जो है ये
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो रोटेशनल एनर्जी में होता है जे बराबर प्लस माइनस 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इन द रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड रमन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक का होता है वो सबसे अधिक होता है, फिर होता है वाइब्रेशनल का, फिर होता है रोटेशनल का। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं द फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ H2 इज अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.44 टाइम्स दैट ऑफ D2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल इन रमन स्पेक्ट्रम। जब भी रमन स्पेक्ट्रम कहे तो इसके लिए जो होता है सॉरी जे बराबर प्लस माइनस 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिंगल एनएमआर ड्यू टू इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और ये जो होगा ये भी ए सिग्नल देगा, ये भी सिग्नल देगा, यानी टोटल जो है एक ही सिग्नल इसमें मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं जो ये पूछ रहा है कि एल्कोहल ग्रुप के लिए, तो एल्कोहल ग्रुप के लिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 3500 से 3600 के आसपास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है विच वन इज बेसिक वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्स इन कंजुगेट डाइन। तो कंजुगेट डाइन के लिए 217 होता है, 214 जो होता है वो हेट्रो एनुलर के लिए होता है, 253 जो होता है होमो एनुलर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोमेट्री। यहाँ पे स्पेक्ट्रोमेट्री से हम जान जाएंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात हो रही है, क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ये जो होते हैं ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है वो मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोसेस होता है इसमें, है ना, उसी के साथ उसका इफेक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट विल बी द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग बैंड इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ। तो कार्बोनिल का हमने बताया कि 1600-1700 की, तो 1680 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट विल बी द बेसिक वैल्यू ऑफ लेमडा मैक्स ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इन अल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 215। क्वेश्चन नंबर 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन IR इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो 4000 से 1300 होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम जानते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशन NMR होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच प्रोटॉन ऑफ Br2CH2Br गिव ट्रिपलेट स्प्लिटिंग इन NMR। तो यहाँ पर जो है ये Br2CH2Br, तो इसमें से कौन सा है जो ट्रिपलेट देगा। तो ये जो CH है इसके बगल में जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो 2 हाइड्रोजन का है। तो हम जानते हैं कि N+1 रूल लगेगा, तो 2+1 जो होगा ये एक ट्रिपलेट देगा, यानी कि जो CH है वो दे रहा है ना कि CH2 तो हमको क्या दे देगा 1+1, ये डबलेट दे देगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू H/4π, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल डज नॉट ओबे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, लेकिन फोटॉन जो है वो इसका ओबे नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो श्रोडिंगर का तो वेव इक्वेशन होता है, एकदम सही है। हुंड का रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है, ये भी एकदम सही है। अफबाउ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं होता है बल्कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, यानी यही क्या है इनकरेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 है
ये पूछ रहा है कि डुअल बिहेवियर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो डी ब्रोगली बताते हैं, और डी ब्रोगली के लिए लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या होता है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी। तो ऐसा जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल्स टू 0, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाई। तो वेव नेचर कौन सा बताता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर बताता है, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर बताता है, जो डिफ्रैक्शन होता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये वेव नेचर को बताता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें, तो इफ़ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन, ए मूविंग प्रोटॉन एंड ए मूविंग न्यूट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा जो है सेम है, तो पार्टिकल हैविंग द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। तो जब लेमडा सेम होगा तो हम जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू होता है एच अपान एम इंटू वी। तो ये पूछ रहा है किसका वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होगा, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, यानी जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास सबसे कम होगा उन दोनों के कंपैरिजन में, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें, तो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई, और एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है 0, जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे ये टोटल वैल्यू 0 बन जाएगी, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर क्या बताता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है साइन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो ये इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा है, तो n बराबर 3 के लिए यल का मान 2 आराम से हो सकता है, क्योंकि यल जो होता है n-1 तक होता है, और जब l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -2 भी हो सकती है, क्योंकि m की वैल्यू जो होती है 0 सहित प्लस माइनस l होती है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है 4 है, 4 के लिए यल की वैल्यू 0 हो सकती है, यल की वैल्यू 0 के लिए एम की वैल्यू 0 हो सकती है, और स्पिन तो प्लस आप माइनस आप हो ही सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखें, तो एन की वैल्यू जब 3 है तो यल की वैल्यू 2 आराम से हो सकती है, लेकिन जब यल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू यल से तो अधिक हो नहीं सकती, यानी कि एम इक्वल्स टू जो होना चाहिए था 0 + 2 - 2 यही होना चाहिए था, तो ये जो होगा ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो इनकरेक्ट है बिल्कुल ही। एंड क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं, ये बोल रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इंडिकेट्स। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो साइज ऑफ द ऑर्बिटल बताता है, और ओरिएंटेशन जो होता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ना, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये तो सब पता ही है। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो जो एनर्जी सीक्वेंस होता है हम जानते हैं n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यस जो है, यस क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। तो अभी ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 41 है, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +½ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ -1 इट कैन बी। तो जो m की वैल्यू दे रखी है वो -1 है, यानी l की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी, और l की वैल्यू 1 होती है p ऑर्बिटल के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा p ऑर्बिटल। एंड क्वेश्चन नंबर 42 है, द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन की बात करें, एनर्जी की बात करें तो वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। एंड ये पूछ रहा है कि 4s ऑर्बिटल हैज लेसर वैल्यू देन 3d ऑर्बिटल बिकॉज इट हैज। हम जानते हैं कि पहले 3d होता है फिर 4s ऑर्बिटल हैज लेसर वैल्यू, क्योंकि इसकी लेसर वैल्यू ऑफ n+l होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। तो हम जानते हैं ये होता है n - l - 1। तो पहले के लिए अगर हम देखें तो
2 माइनस 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा। ये तो सही है, हमको बताना है कि फाल्स कौन सा है। अब इसके लिए अगर देखें तो 3 माइनस 0 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, ये भी सही है। और सी के लिए अगर देखें तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी सही है। एंड अगर डी के लिए देखें तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है, यानी ये फाल्स है। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए देखें तो द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी लेवल, तो वो जो होता है समेसन एल बराबर 0 टू एल की वैल्यू n माइनस 1 तक हो सकती है, ये तो n प्लस 1 है, और 2 इंटू 2l प्लस 1 यही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में यही लिखा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें अगर, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए 4D इलेक्ट्रॉन इज। अब 4D इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पे तो 4 है, और d के लिए l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू जो होती है 0 1 2 3 जो होती है, ये s p d f के लिए होती है। यानी d के लिए जो l की वैल्यू होती है 2 होती है, तो इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लेंगे तो अंडर रूट l इंटू एल प्लस 2 h अपान 2 पाई, जैसे ही 2 को सब्सटीट्यूट करेंगे एल इंटू, है ना, सॉरी ये एल प्लस 1 होता है ना ये, तो जैसे ही इसको सब्सटीट्यूट करेंगे ये हो जाएगा रूट 6 h अपान 2 पाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विच द सम ऑफ देयर प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर बी इक्वल टू 3, यानी कि ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल और एजीमुथल यानी n प्लस एल जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो अगर n की वैल्यू हम 2 ले लें तो l की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो 2 और 1 जो होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंड और हम क्या रख सकते हैं इसकी जगह पे कि अगर n की वैल्यू 3 ले लें और l की वैल्यू 0 ले लें तो ये भी हो सकता है, और इसके अतिरिक्त और कुछ ले नहीं सकते हैं क्योंकि l की वैल्यू n से बड़ी हो नहीं सकती है। तो l की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 1 जो होता है वो p के लिए होता है, तो ये 2p हो जाएगा। एंड ये 3 और 0 s के लिए होता है तो 3s, तो 2p में जो आता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होगा और s में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये टोटल पूछा है ना मैक्सिमम नंबर, तो दोनों को ऐड कर दें 6 to 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इम्पॉसिबल ऑर्बिटल एमंग द फॉलोइंग इज, तो हम जानते हैं कि 3f नहीं होता है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है विच हैज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो 2s प्लस 1 से फाइंड करते हैं, तो p1 में जो हो गया s इक्वल्स टू 1/2 होगा, और इसके लिए इस जो होगा हम लोग जब इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। एंड p2 के लिए जो होगा s की वैल्यू हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, इसके लिए जब ये सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और p3 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा s की वैल्यू, एंड 3/2 जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 1 4 हो जाएगा। एंड p4 को जब हम ऑर्बिटल में रखेंगे, है ना, तो 1 2 3 4, तो 2 अनपेयर्ड बचे, यानी इसके लिए s की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी, तो 1 रखते ये 3 आ जाएगा, यानी मैक्सिमम किसका निकला, p3 का जो होगा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी निकला। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द, रेडियल पार्ट हम जानते हैं कि n माइनस एल माइनस 1 होता है, यानी n पे भी डिपेंड कर रहा है, l पे भी डिपेंड कर रहा है, n l दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ 24th इलेक्ट्रॉन ऑफ Cu, तो इसके लिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो वो क्या आएगा, 4s2 तक 20 होता है, 4s2 तो 3d4, यानी n इक्वल्स टू तो 3 होगा। अब जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके इक्वल होगी नहीं, एंड l इक्वल्स टू 2 तो हो सकता है, और यहाँ पे m इक्वल्स टू 0 है, तो +2 -2 ऐसे लेना है, तो जो सबसे सटीक आएगा इसका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है
द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7e⁻³ इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स, इट्स आइगन वैल्यू इज। तो जब हम इसको डी बाई डी एक्स पे रख करके ऑपरेट करेंगे इस ऑपरेटर को 7e⁻³ तो ये क्या देगा 7e⁻³ तो ये तो आइगन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जब -3x का होगा तो -3 आगे आ जाएगा, जो ये आगे आया है यही आइगन वैल्यू होता है, तो -3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू एडजेसेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ये जो होता है एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होगा वो मान लेते हैं कि n+1 एक है n+1h/2π और चेंज देख रहे हैं तो NH/2π, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा h/2π, यानी जो चेंज आएगा h/2π का आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो इलेक्ट्रॉन को जो चारों क्वांटम नंबर होते हैं उन्हीं के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है डेल स्क्वायर इन द इक्वेशन। तो ये जो डेल स्क्वायर होता है इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय ए सोर्स, वेव नंबर ये दे रखा है तो कह रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा, तो जो वेवलेंथ होगा वो 1 वेव नंबर होगा, यानी 4 × 10⁻6 है ना, ये -6 होगा ना ऊपर जाएगा तो। एंड अगर हम इसको डिवाइड करने लायक बनाते हैं तो ऊपर मान लीजिए 100 बना रहे हैं तो नीचे 4 हो जाएगा, और ऊपर 100 किए हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8। इसको डिवाइड करेंगे तो 25, यानी जो आया ये आया 25 × 10⁻⁻8। चूँकि आंसर जो है नैनोमीटर में है तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि 250 × 10⁻⁹, यानी 250 नैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल। x बराबर 0 से 2π में जो होगा साइन ऑफ x बराबर साइन x होगा, विल एकदम करेक्ट आंसर इसका है। ये कह रहा है कि द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a इन द वेव फंक्शन साइन बराबर a साइन nπ/ax फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a विल बी। तो ये जो कैपिटल A की वैल्यू होती है वो √2/a होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए √2/a। क्वेश्चन नंबर 59 है विच इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेटर। तो इसके लिए जो आएगा d2/dx² + 2xd/dx + x² + 1, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव फंक्शन तो साइन ही डिनोट कर देता है, आराम से बता सकते हैं। एनर्जी बता सकते हैं, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रोटेशनल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये स्टार इफेक्ट होता, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बोलता तो ये जीवान इफेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 62 है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो मोलिकन जो है इसके द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया गया है। ये बोला है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इज द सेम एज। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे यहाँ तक काउंटिंग कर लेना। फिर यहाँ से 1, 1.5, 2, 2.5, 3, अब यहाँ से रिवर्स आना है 2.5, 2, 1.5, 1। ये जो नीचे लिखे हैं यही बॉन्ड ऑर्डर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड ऑर्डर है। तो O2+ में कितने होंगे, O2+ में 15 है, 15 के लिए जो होगा वो 2.5 होगा। तो देखते हैं CO में जो है 6, 8, 14 इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए तो 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। NO+ में जो है 7, 7, 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। Cl- में जो नाइट्रोजन में 7, 6, 6, 12 के लिए 2 है, ये भी नहीं होगा। N2+ के लिए अगर देखें तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 2.5 यानी N2+ के इक्वल है। ये इसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 64 है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थियरी C2 मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 पाई बॉन्ड्स। आई नो मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन वी डोंट हैव टाइम। वैसे भी हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग इसकी आंसर की देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन्ड। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ HF इज नॉन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 67 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें से कौन सा नहीं यूज किया जाता? अच्छा, तो इसका जो सेलोबियोज है ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 69 है स्टेरॉइड कैन बी डिटेक्टेड बाई। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट करते हैं उसको। एथिल एल्कोहल कंटेंट इन ब्लड कैन बी डिटेक्टेड बाई। ये भी गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है डोवेक्स 50। तो H+ आ गया, कैटायन एक्सचेंजर है, यहीं से भी हिंट मिल जाएगा। फॉर लोकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड ऑन TLC। TLC होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। द बेस्ट डेवलपिंग रिएजेंट इज। तो निनहाइड्रिन इसके लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट होगा। कार्बन 18 कॉलम इज जनरली यूज्ड इन HPLC इन दिस द। तो इसमें जो होता है स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज डन बाय द कंपैरिजन ऑफ। तो RF वैल्यूज में जो होता है कंपैरिजन करके बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75 है रिवर्स्ड फेज HPLC इज ए। तो रिवर्स्ड फेज HPLC जो होता है वो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये भी लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है एमंग्स द फॉलोइंग द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो होता है वो एकदम हाई एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए, है ना। एन टू सिग्मा स्टार के लिए उससे कम होनी चाहिए। पाई टू पाई स्टार उससे कम होनी चाहिए। सबसे कम जो होनी चाहिए वो N टू पाई स्टार की। तो क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट रमन इफेक्ट अकर्स ड्यू टू। तो जो मैटर होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर पड़ता है, तो जो इसका एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसके वजह से रमन इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इन इलास्टिक कोलिजन जब होता है उनके बीच में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब UV रेडिएशन। तो UV रेडिएशन कौन सा? तो एसीटोन जो होता है वो UV रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 80 अगर देखें तो कह रहा है इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडल लाइन इज कॉल्ड। तो रमन स्पेक्ट्रम में जो मिडल लाइन होती है इसको रेले लाइन बोलते हैं। इसमें जो होता है इलास्टिक कोलिजन होता है और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटरिंग के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR में जो होता है रेडियो वेव का यूज होता है ना। अब ये पूछ रहा है कि पी नाइट्रो एनिलीन पॉसेसेस ए क्रोमोफोर एक्सोक्रोम। तो ये क्रोमोफोर भी होता है, इसमें एक्सोक्रोम भी होता है। एसीटोन सोज। तो एसीटोन जो होता है वो क्या होता है? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, है ना। CH3 CH3। तो यहाँ पे लोन पेयर भी है, यानी क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, यानी सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी पॉसिबल है, पाई टू पाई स्टार भी पॉसिबल है, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। ये बोल रहा है कि लैम्डा मैक्स ऑफ द कंपाउंड। तो हम जान रहे हैं कि ये होमो एनुलर है, तो होमो एनुलर के लिए लैम्डा मैक्स 253 हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक जो साइक्लिक भी है तो इसके लिए 5 ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी है तो 30 इसके लिए इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एंड बॉन्ड रेजिड्यू देखें तो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड रेजिड्यू भी मिल जाएगा, यानी 15 इसके लिए। अब इन सबको ऐड करें तो 15 5 20 30 50, तो 253 और 50 303 नैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट लैम्डा मैक्स। तो जिसमें कंजुगेशन है उसका लैम्डा मैक्स है, तो साइक्लोप्रोपेन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग, जो नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग होता है वो n-1 होता है। n जो होता है वो नंबर ऑफ मालिक्यूल जितने भी उसमें होते हैं। एंड वाइब्रेशन एंड बेंडिंग, बेंडिंग जो होता है वो 2n-5 होता है। तो बेंजीन जो है वो C6H6 होता है। तो टोटल 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल n की वैल्यू होगी 12। तो 12 में से एक जब माइनस करेंगे तो होगा 11, और 2n-5 जब करेंगे तो 12 दूनी 24 में से 5 19, यानी 11n-19 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है द वुड वर्ड फिशर रूल, ये कंजुगेट डाइन एंड ट्राइन के लिए होता है। 88 है द एमिशन ऑफ रेडिएशन विच रिजल्ट ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट विदाउट चेंज इन मल्टीप्लिसिटी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति फ्लोरोसिन। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा वही नहीं एग्जिबिट करेगा जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो जो CO2 है इसमें जो सिमेट्री के कारण इधर ऑक्सीजन खींचेगा और इधर भी ऑक्सीजन खींचेगा, तो जो नेट डायपोल होगा वो जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं करेगा। और HF में या SO2 में या NO2 में जो है वो डायपोल मोमेंट बनेगा, इसकी वजह से ये सब एग्जिबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये 2b का उसमें स्पेसिंग मिलता है हमको। क्वेश्चन नंबर 91 है इन द PMR स्पेक्ट्रम एन इक्विवेलेंट प्रोटॉन स्प्लिट ए सिंगल ड्यू टू प्रोटॉन, अभी हम पीछे भी करते हैं n+1 लाइन। क्वेश्चन नंबर 92 है कि हाउ मेनी सिग्नल विल विनाइल क्लोराइड हैव इन एच NMR। तो विनाइल क्लोराइड का जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वो कुछ इस टाइप का होता है ना। तो एक सिग्नल ये देगा, एक सिग्नल ये देगा, एक सिग्नल ये देगा। क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस देखेंगे तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे, तो ये दोनों तो हाँ ये दोनों डिफरेंट देंगे, यानी A B C, यानी टोटल 3 सिग्नल मिलेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 93 है हाउ मेनी HNMR सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग। तो ये CH3 जो होंगे ये सब तो A सेम देंगे। यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का हाइड्रोजन, उसके लिए B सिग्नल मिलेगा और इसके लिए C सिग्नल मिलेगा, यानी टोटल 3 सिग्नल 93 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं द मॉलिक्यूल विच इज IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव। तो IR इनएक्टिव वही होता है जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो N2 जो होगा वो IR इनएक्टिव होगा, लेकिन चूंकि इसमें पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन के कारण ये रमन एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है द मॉलिक्यूल विद द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट। तो CCl111CF का जो होगा सबसे छोटा रोटेशनल कांस्टेंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम कौन सा शो नहीं करेगा। तो जिसमें डायपोल मोमेंट होगा वो तो शो करेगा, जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं होगा वो नहीं शो करेगा। तो HCl में जो है वो इस पर आंशिक प्लस, इस पर आंशिक माइनस चार्ज तो आ ही जाएगा, और CO में भी वही सेम केस H2O में भी हो जाएगा, लेकिन CO2 अभी हम ऊपर भी करते आए हैं, सिमेट्री के कारण ये नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव। तो N2H2 में डायपोल मोमेंट जीरो, इसकी वजह से ये IR इनएक्टिव, CO जो होगा वो IR एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है IR रीजन का रिस्पॉन्स टू। तो IR रीजन जो होता है वो चार्जर से 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक इसका रेंज होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 99 है, ये पूछा है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो होता है म्यू बार बराबर 1/2πc√k/μ। तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है द सीरीज विच फॉल इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो जो लाइमन है ये होता है, लाइमन जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट में आता है, जो बामर होता है वो विजिबल रेंज में आता है। एंड इसके अतिरिक्त जो बाकी के बच्चे हैं जैसे कि पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, वो सभी IR में
आते हैं। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।